लेट्स स्टार्ट यूनिट डैम। बेटा डैम जब आप नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है कि क्या होगा और इसका पर्पज क्या है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सके। ठीक है, स्टोरेज। ओके। और इनके अलावा, अंकित के अलावा कोई जो आपका आइडिया हो कि डैम के बारे में, या डैम क्या होता है या क्यों बनाते हैं, कभी मौका मिला हो आपको साइट विजिट करने का? या इसका हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुआ डैम का? पुनीत इज सेइंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन। शुभम राज इज सेइंग सर फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है बेटा। पार्थ बहादुर इज सेइंग फॉर फ्लड कंट्रोल, बिल्कुल सही है। आदित्य सिंह फॉर वाटर स्टोरेज, इरिगेशन, हाइड्रो एनर्जी, पावर जनरेशन। यशविंदर, यू ऑल आर करेक्ट। जतिन, टू होल्ड द वाटर, बिल्कुल सही बेटा। तो आई थिंक रफली सबको आइडिया है कि डैम क्या है और इसका यूज क्या भी, ये डिस्कस करना में। मान लो कोई बेटा आपकी रिवर फ्लो कर रही है, क्लियर है, रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है बेटा। ये आपका हो जाएगा अपस्ट्रीम पोर्शन, ये आपका हो जाएगा डाउन स्ट्रीम पोर्शन। अब क्या करना है, मुझे एक ऑब्स्ट्रक्शन, जो मेरा रिवर का बेटा फ्लो था, उस फ्लो पे मुझे एक ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। वो क्या है? वो आपका एक डैम है। यह क्लियर है सभी को? जैसे हमने प्रीवियस यूनिट में वियर और बैराज के बारे में पढ़ा था, क्लियर है, वैसे ही एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन जिसके मल्टी फंक्शन यूज है, जिसके, वो आपका डैम है। एक ऑब्स्ट्रक्शन है रिवर फ्लो में। अब बात है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या बिना इस ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमारा मोटिव है, वाटर स्टोरेज करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फ्लड कंट्रोल करना, क्लियर है, क्या वो हम लोग इसके बिना कंप्लीट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर डैम ना बनाए तो क्या ये पर्पज मेरे फुलफिल हो सकते हैं? लाइक रिजर्वोयर कंस्ट्रक्शन ऑन द अपस्ट्रीम साइड मींस वाटर स्टोरेज मींस पॉन्डिंग, पानी इकट्ठा करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जिस स्केल पे हमें रिक्वायरमेंट है, जिस अमाउंट में हमें वाटर स्टोरेज चाहिए, क्लियर है, क्या वो विदाउट डैम पॉसिबल है? या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल है? या फ्लड कंट्रोल पॉसिबल है विदाउट डैम? तो हमने बेटा क्या देखा कि ये सब पर्पज फुलफिल करने के लिए हमें कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए, क्लियर है। तो वो स्ट्रक्चर, जो वो ऑब्स्ट्रक्शन था जो बनाया गया, उसे नाम दिया गया डैम, हिंदी में जिसे बोलते हैं बांध, क्लियर है, तो वो हमारा डैम है। जैसा आपको गिवन पिक्चर में दिख रहा होगा कि डैम के जो स्नैप्स लगाए गए हैं, a dam may be defined as an obstruction built across a stream or a river to confine and utilize the flow of water for human purpose, क्लियर है। चाहे ये आप पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करो, चाहे इरिगेशन के लिए यूज करो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करो, चाहे आप फ्लड कंट्रोल के लिए बनाओ, सबका एम क्या है? ह्यूमन पर्पज के लिए, जो बेटा हमारी नीड्स है, डे बाय डे नीड्स है, उन सबको फुलफिल करने के लिए या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्लियर है। जैसे मान लो कि आपका रिवर का फ्लो रहता, मान लो ये अपनी स्ट्रीम एग्जांपल, और इधर मान लो आपका डाउन स्ट्रीम है नीचे, क्लियर है। रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में क्या होगा? पहले अपस्ट्रीम आएगा, देन आफ्टर द स्ट्रक्चर या ऑब्स्ट्रक्शन आपका डाउन स्ट्रीम है।
तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ फ्लो हो रही है आपकी। आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट किया बेटा। देखो जब आपने ये ऑब्स्ट्रक्शन बनाया है, क्या एक टाइप का दीवार मान लो अभी के लिए समझने के लिए, एक टाइप का आपने वॉल कंस्ट्रक्ट किया बेटा। तो क्या है यहाँ पे आपका पॉन्डिंग हुआ है अपस्ट्रीम में, इससे बेटा बोलते हैं रिजर्वोयर या स्टोरेज रिजर्वोयर। आगे कभी बोले कि रिजर्वोयर क्या है या स्टोरेज रिजर्वोयर क्या है या डैम रिजर्वोयर क्या है या सिंपली रिजर्वोयर क्या है। अपस्ट्रीम साइड में जो पॉन्डिंग हो रही है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वो आपका क्या है, वो आपका रिजर्वोयर है। क्लियर है। और ये आपका डाउनस्ट्रीम साइड है, ये बेटा आपका डाउनस्ट्रीम साइड है। ये क्या है, डैम में क्या है, कुछ गेट लगे हैं, दिख रहा है बेटा आपको, ये डैम में कुछ गेट बने हुए हैं, बे बने हुए हैं। यहाँ से गेट ओपन करने के बाद जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम में वाटर चाहिए, उतने नंबर ऑफ गेट या उतनी हाइट के लिए आप गेट को ओपन कर सकते हो। ये आपका एक बेसिक फिगर है डैम का। और अब रिजर्वोयर क्या है अपस्ट्रीम साइड में, आई थिंक अब इन टर्म से आप लोग अब सभी फेमिलियर हो गए हैं। अब बात आ रही कि डैम क्यों बनाते हैं, तो आपका क्या थॉट है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक। डैम का पर्पज क्या है, जैसा काफी बच्चों ने पहले बताया था मेरे को। और आपको क्या लगता है कि डैम क्यों बना रहे हैं? कई बेटा करोड़ में प्रोजेक्ट होता है आपका डैम का, पता है ना, काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट है डैम का। तो क्यों इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतना इस स्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसका पर्पज क्या है डैम बनाने का? क्या लगता है बेटा आपको, पर्पज ऑफ डैम क्या है? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। बेटा सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। लिस्ट आउट करो। यस, वेलफेयर ऑफ पीपल तो है, ठीक है बेटा। लिस्ट आउट करो कौन कौन से पर्पज है वो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है बेटा। वाटर सप्लाई की डिमांड है। पावर इरिगेशन, जनरेशन, इरिगेशन ठीक है। फ्लड कंट्रोल ठीक है बेटा। बेटा जितने नंबर ऑफ पॉइंट आपको अपने माइंड से एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, जितने नंबर ऑफ पॉइंट, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको वो टर्म्स या वो पर्पज जो है वो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब सबको पता है मैंने पॉन्डिंग क्यों किया होगा स्ट्रीम में, कुछ तो यूज होगा, उसमें क्या यूज पॉसिबल है। हम लोगों ने जितने भी पीछे चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर से क्या क्या पॉसिबल पर्पज हो सकते हैं डैम के, अदर देन काफी ने बोला सर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो आपका वाटर है फॉर इरिगेशन फॉर वाटर सप्लाई, या आपको वहां से पानी को डाइवर्ट करके किसी केनाल को फीड करना है, किसी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरी को फीड करना है, तो उन सब पर्पज से हो जाएगा। और बोला फ्लड कंट्रोल, बिल्कुल सही बोला, फ्लड कंट्रोल। तो आई थिंक मोर और लेस सभी को पता है कि क्या मेरे यूज हो सकते हैं या क्या पर्पज होंगे डैम के। तो बेटा सबसे पहला मेरा पर्पज आ रहा है इरिगेशन। The primary and main purpose of constructing a dam is to store water। कहाँ? अपस्ट्रीम में। क्या बोला था उसे? रिजर्वोयर बेटा। क्लियर है। The World Commission of Dam estimate around 30 to 40% of irrigated land relies on dam। जितना irrigated land है बेटा उसका क्या है, 30 से 40% वो आपका किस पे रिलाई कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डैम पे डिपेंड कर रहा है बेटा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 60% ऑफ द फ्लड प्रोडक्शन दैट कम्स टू द मार्केट, फूड प्रोडक्शन जो है, जो मार्केट में आपका आ रहा है वो उसका 60% कौन सा है? वो आपका डैम के वाटर से ही या रिजर्वोयर से ही आपका बेटा आ रहा है। कौन सा हो गया? फिश हो गया बेटा जैसे। क्लियर है। फूड प्रोडक्शन से मतलब क्या है, जो पानी है इरिगेशन पर्पज से आपका, उसको यूज करते हुए आप लोग
जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लियर है, जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो फिशरीज कर रहे हैं, तो वो सभी आपके इसी की बदौलत आपको मिल रहे हैं। उसका 60% आपका इस पर रिलाई कर रहा है या इस पे डिपेंडेंट है, क्लियरली है। और इरिगेशन लैंड है उसका कितना 30% या 40% लैंड भी इस पे डिपेंडेंट है सिमिलरली। नेक्स्ट, सबको पता है हाइड्रो पावर जनरेशन। क्या मतलब है हाइड्रो पावर जनरेशन का? हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर जनरेशन मीन्स उस वाटर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बेटा। वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है बेटा? वाटर से टरबाइन रोटेट। टरबाइन रोटेशन, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो, जो आपके टरबाइन, टरबाइन आइडिया सबको क्या है टरबाइन? टरबाइन बेटा कुछ नहीं है, मान लो ऐसे ब्लेड्स लगे आपके, क्लियर है? आपने फैन देखा होगा ना, उसमें ब्लेड लगे होंगे आपके, ऐसे मान लो ये आपके टरबाइन के ब्लेड है बेटा, क्लियर है? ये आपके टरबाइन के ब्लेड है बेटा। अब क्या है, मान लो मैं काफी हाइट से जब पानी को फॉल कराऊंगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा बेटा। जब पानी, मान लो यहाँ से पानी फॉल हो रहा है, यहाँ से मान लो जब पानी फॉल होगा तो अभी क्या है, इनिशियली उसका वेलोसिटी काफी कम है। जब वो इतनी हाइट से नीचे फॉल होगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी यहाँ गिरेगा, स्पीड में क्या होगा, इस टरबाइन के ब्लेड क्या होगा बेटा, रोटेट करेंगे, मैकेनिकल वर्क, टरबाइन के ब्लेड रोटेट करेंगे बेटा। हमारा पर्पज क्या है, उस हाइड्रो एनर्जी, जो पानी के अंदर जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड रोटेट करेंगे। और क्या है, ये टरबाइन कहाँ से कनेक्ट होंगे आपके, ये टरबाइन आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट है उससे कनेक्ट रहेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग बेटा कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है सभी को? ये हमारा है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो मीन्स वाटर। Hydropower is considered the largest renewable energy source of electricity and clean because it does not contribute to global warming, air pollution, acid rain और ozone depletion। ऐसा क्यों बोला गया है? किससे कंपेयर कर रहा बेटा ये? एनी आइडिया? ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल लाइक सर कोल हो जाएगा जैसे हमारा, और फ्यूल एजम्पशन जो करते हैं हम। बिल्कुल सही बेटा। जब मान लो जब आप कोल बर्निंग कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, एयर पोल्यूशन होगा, एसिड रेन हो सकता है, और भी जो रीजंस है बाकी सबकी वजह से ओजोन डिप्लीशन। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है या जो पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज है, तो उनकी वजह से बेटा मेरे पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही थी। हमारा क्या है, जितना बेटा एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा हमारा पर्पज क्या है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, प्लस साथ में इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो, जितना पॉसिबल हो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि इस हाइड्रो पावर जनरेशन मेथड से जो एक रिन्यूएबल टाइप का भी है, उससे क्या है, ये सभी जो इश्यूज थे मेरे लाइक कोल बर्निंग में, वो सभी इश्यूज नहीं हो रहे इस पर्टिकुलर मेथड से। तो पहली बात क्या है, रिन्यूएबल है, ये अच्छी बात है बेटा, रिन्यूएबल सोर्स है। सेकंड क्या है, जो जो ड्रॉबैक थे कोल बर्निंग एनर्जी से, वो सभी यहाँ यू कैन से अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। Hydropower generated by the dam is the most plentiful and most efficient renewable energy source, contributing to the 24%। जितना भी आपका रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक एनर्जी है वर्ल्ड की, उसका क्या है 24%। किससे होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन से होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बेटा।
सेकंड सबको पता है, फ्लड कंट्रोल, फ्लड प्रिवेंशन। क्या लग रहा है, मान लो आपका डैम नहीं होता तो रिवर फ्लो कर रहा है, तो क्या होता, जिस पर्टिकुलर सीजन में, मान लो रेनी सीजन में, जब आपका ज्यादा बारिश आ गया, ज्यादा रिवर का जो यू कैन से HFL, हाई फ्लड लेवल, यू कैन से रिवर में जो वाटर डेप्थ है, वाटर फ्लो है, वो काफी बढ़ गया है ड्यू टू फ्लड। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ आपने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनाया है, तो इस रिवर के बैंक के आसपास जो भी आपका कौन सा, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे ह्यूमन हैबिटेट बने हो, चाहे जो शहर बने हो, जो गांव बसे हो, वो सभी आपके फ्लड से अफेक्ट होंगे बेटा, डैमेज हो जाएंगे आपके। तो क्या करना है, हमारा पर्पज क्या है कि उस फ्लड को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं, हमने क्या करा, यहाँ डैम बनाया बेटा, ठीक है, यहाँ डैम बनाया, जो पानी आ रहा है, उस पानी को यहीं इकट्ठा कर देंगे बेटा, यहीं उस पानी को इकट्ठा कर देंगे, डाउन स्ट्रीम पे उस पानी को आने नहीं देंगे। क्लियर है, एक्स्ट्रा पानी को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग अलो करेंगे थ्रू द गेट, बाकी पानी को हम लोग रिजर्वोयर में स्टोर करके रखेंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो बोल सकते हैं कि एज ए फ्लड कंट्रोल डिवाइस यू कैन से, या फ्लड प्रिवेंशन में भी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है डैम आपका। थर्ड आपका है वाटर सप्लाई। आई थिंक ये तो सबको पता है, जब रिजर्वोयर बनाया है, वाटर पॉन्डिंग कर रहे हो, वाटर स्टोरेज कर रहे हो, तो उस पानी को तो पर्पज में, किस पर्पज के लिए यूज करना है, वाटर सप्लाई, फॉर इरिगेशन पर्पज, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है, तो जो टिपिकल आपको फिगर दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, ये आपका डैम ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपका रिजर्वोयर है। यहाँ से क्या है, पानी थ्रू चैनल पंप हाउस गया, क्योंकि पानी को पंप भी करना पड़ सकता है, कहां तक पहुंचाने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो अगर वहां से फर्दर पंप करके एलिवेटेड रिजर्वोयर में पहुंचा देंगे। क्यों कर रहे हैं साहब, अगेन पंप क्यों कर रहे हैं, जो रिजर्वोयर है मान लो क्या है कि हाइट पे बना हुआ है, वहां पे पानी को पंप कर देंगे, फिर क्या है, यहाँ से अंडर ग्रेविटी आपका पानी का सप्लाई हो सके, जितना कॉस्ट बचा सके हम लोग उतना बेनिफिशियल है बेटा। इंजीनियरिंग का पर्पज क्या है, सेफ भी रहे, इकोनॉमिक भी रहे बेटा। सेफ्टी भी जरूरी है, इकोनॉमी भी जरूरी है, वो कोई भी जो चीज बना रहे हो ड्यूरेबल हो, इकोनॉमिकल हो और सेफ भी हो आपका। तो हम लोग एक एलिवेटेड रिजर्वोयर तक पहुंचा देंगे, फिर वहां से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचा देंगे। ट्राई करेंगे कि अंडर ग्रेविटी फ्लो जितना हो सके। क्लियर है, द मेजर परसेंटेज ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेट ऑन द ओशियन and the rainfall on the earth is wasted as runoff air as a map 2% of infiltrate to replenish the groundwater. So properly planned and designed dam can store contribute significantly towards fulfilling our water supply requirement. बेटा जो आपके पास, आपको क्या लगता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होगा अदर देन ग्राउंड सोर्स, क्लियर है, ग्राउंड वाटर के अलावा सोर्स की बात कर रहे हैं, कैसे नेचुरल सोर्स जो मान लो स्ट्रीम है, उनमें पानी कहां से आ रहा होगा, रेनफॉल के थ्रू या प्रेसिपिटेशन के थ्रू। उसका मेजर वाटर क्या है, वो रन ऑफ में लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो पानी आपका रन ऑफ में डायरेक्टली सी में, ओशियन में जाके मिल रहा है आपका, ओनली उसका 2% ही ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मींस से इनफिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर में जाके यू कैन से मर्ज हो रहा है आपका। तो हमारा जो बेटा रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा उस पर्पज से। तो हमने क्या प्लान किया, हमने डैम बनाया, डैम में हमने क्या करा, एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाया और हमने अप स्ट्रीम में रिजर्वोयर बना के वाटर को कलेक्ट किया है, पॉन्डिंग किया है। उसके बाद क्या है, जिस पर्पज के लिए आपको पानी चाहिए तो एक सिस्टम बना के हमने वो वाटर सप्लाई वहां से कर दी, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट नेचुरल सोर्सेज से विदाउट कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर फुलफिल नहीं हो पा रही थी,
उसको हमने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना के, डैम बना के हमने वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। इनलैंड नेविगेशन क्या समझ में आ रहा है? इनलैंड नेविगेशन, जब डैम बना है अपस्ट्रीम में, वाटर की डेप्थ बढ़ रही है, उस केस में क्या होगा? जो आपके बड़े जहाज है, शिप वगैरह हैं, उनके एक यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एक चैनल मिल गया, एक मीडियम मिल गया। जैसे मान लो व्हीकल चलने के लिए आपको क्या है? रोड मिला है। एरोप्लेन के लिए क्या? फ्लाइंग के लिए आपको। सिमिलरली आपको इन सब के चलने के लिए आपको एक चैनल मिल गया है, वहां पे रिजर्वोयर की फॉर्म में, या वो रिक्वायर्ड डेप्थ मिल गई है जहां पे बड़े जहाज जो क्या है, काफी कार्गोज लेके, काफी बड़े सामान लेके भी ट्रेवल कर सकते हैं वहां से। तो कब पॉसिबल हुआ आपका? वो आपका डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर बेटा मान लो डैम नहीं हो, क्लियर है, डैम नहीं हो, तो क्या इनलैंड नेविगेशन इस लार्ज स्केल पे या एक हेवी लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ पॉसिबल था? अगर नहीं था तो उसका रीजन क्या था? शिप को चलने के लिए जो डेप्थ चाहिए होता है ना वाटर का, वो नहीं मिल पाया। और उसके अलावा, चलो ठीक है, वाटर का डेप्थ, और उसके अलावा क्या लग रहा है? क्या वाटर के फ्लो को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डैम की वजह से? पॉसिबल है? यस सर। तो अगर मान लो डैम नहीं होता तो फ्लो कंट्रोल नहीं होता? यस। ठीक है बेटा, ठीक है, आपकी बात की, एक जो रिक्वायर्ड डेप्थ थी वो मुझे तभी मिल पाई जब डैम बना मेरा। क्लियर है? ताकि एक हेवी लोड कैरिंग कैपेसिटी के भी मैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन या क्योंकि से वाटर वे के थ्रू में वो काम कर सकूं। लेकिन वो जो वाटर है, जो फ्लो है, उसका कंट्रोल भी तो डैम की वजह से बेटा मेरे को मिला है। क्लियर है? तो उनकी वजह से मेरा इनलैंड नेविगेशन यहाँ पॉसिबल हो पाया बेटा। अब आपको पता है वाटर वे मिला है, तो कई बार क्या है कि वाटर वे आपको क्या है, सस्ता पड़ता है, कई शॉर्ट रूट भी होते हैं कई बार आपके। मान लो कुछ सिटीज है जो आपकी रिवर के बैंक पे बसी हुई सिटीज है, कुछ सिचुएटेड सिटीज है, वो रिवर के बैंक के साइड में आपकी सिचुएटेड है, तो वहां से शॉर्टेज रूट मिल जाए आपको, तो ये आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है बेटा, या बेनिफिशियल है आपका। क्लियर है? रिक्रिएशन, ये तो सबको पता है, स्विमिंग, राफ्टिंग, पिकनिक एरिया, बोट। ऋषिकेश गए होंगे तो रिवर राफ्टिंग किसी ने किया होगा, या और किसी एरिया में गया होंगे तो जहाँ डैम साइट होगा वहां पिकनिक स्पॉट बने होंगे। रिक्रिएशन के लिए राफ्टिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटी के लिए आपके वहां पे इन सभी इवेंट के लिए आपका अरेंजमेंट होगा बेटा। तो उस सभी काम के लिए भी आपका यू कैन से रिक्रिएशन पर्पज के लिए भी इसका एक यूज है आपका, या पर्पज है। माइन टेलिंग, क्या समझ में आ रहा है माइन टेलिंग? माइन मीन्स, अब मान लो कि आपके जो माइंस है बेटा, मान लो कॉपर की है, कोल की है, गोल्ड की है, यूरेनियम है। जब आपको पता है उन माइन से, जैसे मान लो कॉपर माइन है तो वहां से कॉपर को जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो कॉपर के साथ में और भी बाई प्रोडक्ट भी रहेंगे जो काफी टॉक्सिक होंगे। तो अगर वो वहां से पानी के साथ फ्लो करेंगे तो जहां भी जाके मिलेंगे, जिस लैंड पे जाएंगे, तो बेटा उसको डैमेज करेंगे, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज करेंगे, पानी को पोल्यूट करेंगे, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। क्लियर है? काफी यू कैन से पोल्यूटिंग वाटर है तो डिजीज भी पॉसिबल है उससे। तो क्या करें, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इन पर्टिकुलर माइन से, क्या उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें उसको? देख रहे हो बेटा फिगर, देखो मैंने इस पर्टिकुलर
बाय प्रोडक्ट को माइंस के जो निकला था उसको मैंने इन पर्टिकुलर एरिया में यू कैन से रेस्ट्रिक्ट कर रखा बेटा। किससे करोगे रेस्ट्रिक्ट, किससे करोगे? जो वॉल्स टाइप में आपको दिख रही बनी हुई, जो ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है वो क्या है? वो एक टाइप का डैम ही तो है बेटा। क्लियर है? वो आपका एक टाइप का डैम ही है। अब बात है माइन तो समझ में आ गया। टेलिंग का मतलब क्या है? जो निकल रहा है चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे एक स्लरी और फाइन पार्टिकल की फॉर्म में हो, जो नॉर्मली क्या होता है? हाईली टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव होगा बेटा आपका। माइन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और उसको क्यों एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंटामिनेट करेगा आपके सोर्सेज, जो वाटर के सोर्सेज हैं या जो लैंड है उसे कैसे फर्टिलिटी डिक्रीज कर सकता है या एक एडवर्स इफेक्ट कैसे आ सकते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में इन सभी टेल्स को या माइन टेलिंग को रेस्ट्रिक्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट ऑफ डैम। क्या लग रहा है एक डैम जो बनाया है उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? पहली बात क्या है, देखो आपने डैम बनाया तो जो रिवर फ्लो क्या आ रही है, इसमें सेडिमेंट आ रहे हैं। अगर मैंने पानी को वहां रोक दिया तो क्या वो सेडिमेंट उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या डाउन स्ट्रीम पहुंच पाएंगे बेटा? नहीं। बिल्कुल। कई बार आपने सुना होगा रिवर में कुछ सेडिमेंट जो ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं वो आपके पर्टिकुलर सॉइल के लिए, पर्टिकुलर प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन कम हो सकता है। वहां पानी को आपने स्टोरेज किया है, डाउन स्ट्रीम जाने से रोका उस फ्लो को, तो फिश की पॉपुलेशन भी डाउन स्ट्रीम पे आपकी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है? फिश माइग्रेशन को भी ब्लॉक करेगा आपका। अब बात आ रही है, देखो ध्यान सुनना बेटा, कि जो आपका डैम है वो बना, पानी इकट्ठा किया पॉन्डिंग या स्ट्रीम में, जिससे हमने नाम दिया रिजर्वोयर। क्लियर है? अब रिजर्वोयर में क्या है, ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, एरोबिक रिएक्शन होगा। जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाएंगे पानी बेटा स्टिल पोजीशन में रुका हुआ है, तो जैसे जैसे पानी में मैं डाउन की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे क्या होगा कि उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां क्या होगा? एन एरोबिक रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन होगा। उससे क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बेटा रिलीज होगी आपकी। वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगी आपकी। क्लियर है? पता लगा डैम की वजह से? जिससे क्या होगा? वाटर की क्वालिटी आपकी बेटा डिग्रेड होगी। और क्या लग रहा है, जब आपने डैम बनाया तो क्या लग रहा है कि डैम के, आपको पता होगा कि डैम के डाउन स्ट्रीम में नॉर्मली, डैम के डाउन स्ट्रीम में नॉर्मली ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है। डैम के डाउन स्ट्रीम के आसपास एरिया में, पता ना बेटा? ये तो यू कैन से Yes, माइग्रेशन होगा लार्ज। जब yes. आपका डैम बनेगा तो आसपास का जो एरियाज है डाउन स्ट्रीम मेनली, वो आपका वहां से उन पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीसीज मान लो, एनिमल जो भी है, उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा या डिस्प्लेस या डिसलोकेट करना पड़ेगा उन कम्युनिटीज को वहां से। किस डर से? कि कभी अगर डैम का फेलियर हुआ, कभी डैम के गेट ओपन हुए, तो वहां फ्लड के चांसेस ज्यादा है जस्ट डाउन स्ट्रीम में। तो उन सभी, या आपको पता है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर किया है, तो उस वाटर का कुछ वेट होगा बेटा। मान लो आपने जो अपस्ट्रीम में बेटा ये वाटर स्टोर किया ना, ये वाला मान लो ये अपस्ट्रीम एग्जांपल, जो पानी इकट्ठा किया आपने, इसका कुछ वेट होगा। कई क्यूबिक मिलियन मीटर आपका जो वाटर होगा उसका वेट होगा। तो क्या उसकी वजह से अर्थक्वेक पॉसिबल है? आज गूगल पे जाके सर्च करना महाराष्ट्र कोयना डैम फेलियर, तब पता लगेगा जो मैं भी बात बोल रहा हूं आपसे। इस क्लास के बाद गूगल पे जाके सर्च करना महाराष्ट्र कोयना डैम फेलियर, तब पता लगेगा कि क्या इस वाटर की वेट की वजह से, वाटर स्टोरेज की वजह से क्या अर्थक्वेक आ सकता है उस डैम में, आसपास एरिया में। तब पता लगेगा आपको।
कि ये अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकता है? कोयना डैम फेलियर महाराष्ट्र, जरूर सर्च करना बेटा। ये आपके इम्पैक्ट है डैम के। अब बेटा आपको क्या लगता है, जब कोई आपसे बोले कि आपको एक डैम बनाना है, क्लियर है, उसके लिए साइट सिलेक्शन कहाँ बनाओगे, तो क्या लग रहा है कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए? एनी आइडिया? देखो पहले तो क्या होगा, वी शेप या यू शेप, जो वैल्यू होगी मेरी वहां बनाएंगे, जो मेरी वैल्यू होगी वहां बनाएंगे ना डैम बेटा। अब कोई बताओ इसमें वैली में ही डैम क्यों बना रहे हैं, एक प्लेन एरिया में डैम क्यों नहीं बना रहे? क्या रीजन लग रहा है? फ्लो वाटर में काम आएगा ना, फ्लो, फ्लो वाटर के उससे। समझा नहीं आपको, फ्लो वाटर से क्या होगा? अगर प्लेन एरिया होगा तो क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं बना रहे प्लेन एरिया में? देखो बेटा, आपको पता है कि आपको डैम बनाना मीन्स एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाना मीन्स एक वॉल टाइप में एक स्ट्रक्चर बनानी है। मान लो प्लेन एरिया, तो कितना बड़ा दीवार बनाओगे बेटा, कितना लेंथ बनाओगे उसकी, समझ रहे हो? अगर मान लो ये वैल्यू होता तो पता है कि यहां से लेके यहां तक इतना ही तो लेंथ चाहिए मेरे को डैम का। क्लियर है? बोला मैंने, क्या बोला, इकोनॉमी, और रिजर्वोयर के लिए स्पेस भी तो चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए। क्लियर है? और कल को एक हाइट से पानी को फॉल करवाना है तो उस पर्टिकुलर हाइट भी मिल जाए आपको इजीली, तो और उसकी लेंथ जितनी कम बनानी पड़े बेटा मेरे को, वो आपका मेन रीजन है। इट शुड बी लोकेटेड इन ए नैरो वैली फॉर स्टोरिंग मोर वाटर एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पता लग गया कि मोर वाटर स्टोर क्यों करेगा और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम क्यों होगी, लेंथ ही कम कर दी बेटा मैंने, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका कम हो जाएगा। जो फाउंडेशन है वहां पे एक रॉकी फाउंडेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, इतना वेट का जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो फाउंडेशन भी तो बेटा उस लोड को बियर कर सके, वैसी फाउंडेशन होनी चाहिए। समझे क्यों बोल रहे हैं, वैली में क्यों बना रहे हैं? सेकंड रीजन देखो, suitable foundation must be there, the length of the dam जितना कम हो सके, क्यों? अल्टीमेट एम क्या बेटा, इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्लियर है? और एक हाइट मिल जाए आपको ताकि वहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर कर सको, रिजर्वोयर की मैक्सिमम कैपेसिटी हो। द जनरल बेड लेवल एट डैम साइड शुड प्रेफरेबली बी हायर देन द दैट ऑफ रिवर बेसिन, this will reduce the height of the dam। जो डैम बनाना है उसकी लेंथ की तो बात हो गई कि कॉस्ट को कम करना है, अगर उसकी हाइट कम देनी पड़े बेटा तो इसलिए क्या प्रेफर करेंगे कि जो डैम का बेड लेवल है वो रिवर बेसिन से उन दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा वाइड डिफरेंस, ताकि क्या होगा, मुझे डैम की कम हाइट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिजर्वोयर स्टोरेज के लिए, ताकि मेरा सस्ता इकोनॉमिकल काम हो जाए। इट शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर स्पिलवे। अभी समझ लो जो सरप्लस वाटर है उसको वहां से पास करने के लिए एक चैनल होता है, उसे बोलते हैं स्पिलवे। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए जो एक्स्ट्रा पानी है, सरप्लस वाटर है, उसको पास करना मान लो, वो आपका स्पिलवे स्ट्रक्चर है। द रिजर्वोयर बेसिन शुड बी रीजनेबल वाटर टाइट, सबको पता है जितना लीकेज ना हो, जितना वाटर टाइट अच्छा है। द डैम साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड पोजेस हेल्थी क्लाइमेट, क्लाइमेट इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो और इजीली पहुंच सके वहां पे। मटेरियल जो रिक्वायर है वो आसपास मिल जाए, ताकि क्या है, अगर मुझे मटेरियल दूर से लाना पड़ा तो बेटा वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, पता नहीं कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा, तो इतना एग्रीकेट, इतना सीमेंट, इतना सैंड अगर दूर से लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगा बेटा आपको। तो क्या ट्राई करेंगे, जो आसपास मिल जाए उस मटेरियल को यूज करना है। इट शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग लिविंग अकोमोडेशन टू द लेबर एंड इंजीनियरिंग स्टाफ, जो वहां कंस्ट्रक्शन करेगा, जो वहां मेंटेनेंस के लिए रहेगा।
तो उनके लिए रहने का भी व्यवस्था हो सके वहां। Topic is classification based on function of dam. डैम के टाइप ऑन द बेस ऑफ फंक्शन मींस क्या कि किस पर्पज के लिए बना रहे हो, उसका काम क्या है। बिल्कुल सिंपल से बेटा क्लासिफिकेशन है। पहला आपका इसमें आ जाएगा हाइड्रो पावर डैम। क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रो पावर डैम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो डैम बिल्कुल बनाया सही है। बेटा। ऐसा डैम जिसे किस लिए बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यू टू हाइड्रो पावर। वो आपका कौन सा हो गया? हाइड्रो पावर डैम। जस्ट एक दो लाइन में आप एग्जाम में आगे पूछे तो मेंशन कर सकते हो। यू कैन से, नाम में ही सब कुछ पता लग रहा है कि क्या है। स्टोरेज डैम क्या है, जिसका पर्पज क्या है? स्टोरेज वाटर का। क्लियर है? इरिगेशन। अब उसको कब यूज करोगे? इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करना है, वाटर सप्लाई के लिए यूज करना है, या पावर जनरेशन के लिए। जब बेटा स्टोरेज होगा तभी तो पावर जनरेशन पॉसिबल है। क्यों? उस पानी को टरबाइन पे बेटा फॉल तो करवाना पड़ेगा ना, उसके लिए पानी तो चाहिए स्टोर किया हुआ उस हाइट से। तो वो आपके हो गए स्टोरेज डैम। नेक्स्ट क्या है? डाइवर्जन डैम। जो फ्लो बेटा उसको डाइवर्ट करना हो, मान लो कभी। क्लियर है? उस फ्लो को डाइवर्ट करना हो तो जो डैम बनाएंगे उसके लिए उसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जन डैम बोलेंगे बेटा। इनकी हाइट कम होती है और स्टोरेज भी कम होगा आप स्ट्रीम में। क्लियर है? हाइट भी कम है, स्टोरेज भी कम है। एग्जाम्पल क्या हो गया? पढ़ा ना, याद है पहले? वियर एंड बैराज बोल सकते हैं बेटा? भूल गए पूरा? रिवर जा रही थी, यस वियर सर। बनाया, पानी को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया, क्या हो गया? एक यस टाइप का सर। वियर और बैराज भी तो एक टाइप के डाइवर्जन डैम ही है आपके। यस सर। नेक्स्ट आपका है डिटेंशन डैम। क्या समझ में आ रहा है? फ्लड कंट्रोल। क्लियर है? फ्लड कंट्रोल के लिए उस पानी को डिटेन कर रहे हैं वहां पे। क्लियर है? तो वो कौन सा हो गया आपका? डिटेंशन डैम है फ्लड कंट्रोल के लिए। क्यों? डाउन स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करना है फ्लड से, तो वो आपका कहलाएगा डिटेंशन डैम। उस पानी को डिटेन कर रहे हो आप अप स्ट्रीम में, फ्लड कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट आपका है डेब्रिज डैम। डेब्रिज सबको पता है रिवर में क्या होती है? एनी आइडिया? डेब्रिज क्या है रिवर में? सैंड सिल्ट आती है बेटा साथ में फ्लो में। यस सर, वाटर के साथ। तो उनको अगर रिटेन करना हो, इसमें क्या है? सैंड, छोटे ग्रेवल पार्टिकल भी हो सकते हैं, ड्रिफ्ट वुड भी है। तो उनको अगर रिटेन करना हो, रोकना हो डाउन स्ट्रीम में जाने से, या डाउन स्ट्रीम को पानी को क्लियर रखना हो, तो उसके लिए जो डैम बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? डेब्रिज डैम। उस डेब्रिज को डाउन स्ट्रीम में जाने से रोकने के लिए। अगला कोफर डैम। ये बेटा इस नाम को याद रखना हमेशा के लिए। मोस्टली कई बार इंटरव्यू में, कई बार छोटे एग्जाम में, कई बार इस इंटरव्यू में मोस्टली इस नाम को कॉमन पूछ लेते हैं। कोफर डैम ज्यादा डिटेल में नहीं, ओनली बस होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको कि कोफर डैम क्या है, इसका यूज क्या है। तो सुन लो, कोफर डैम इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर। पहली बात तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है कोफर डैम, which generally act like divergent dam. Coffer dam provide dry area for the construction of main dam. देखो बेटा, मान लो एग्जांपल दो, मान लो कि मुझे, मान लो यहाँ पे एक मेन डैम बनाना था ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या एक फ्लोइंग वाटर में बना दूंगा हमेशा? क्या एक फ्लोइंग रिवर में डैम बना लूंगा मैं? जब बनाने जाओगे ना बेटा, फ्लो कर जाएगा। जो आप कंक्रीटिंग वहां करोगे ना, वो पानी के साथ फ्लो कर जाएगी। पानी इतना वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो वो आपका जो कंक्रीटिंग है या जो मटेरियल है वो पानी के साथ फ्लो कर जाएगा बेटा। पहले साइड तो क्लियर चाहिए ना। ये देख रहे हो, ये जो बाउंड्री दिखा रहा है, ये आप कोफर डैम आपका। क्यों? हमें एक मेन डैम के लिए जो स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके लिए साइड तो चाहिए, फ्री साइड तो चाहिए वहां पे काम करने के लिए। तो ये क्या है? ये आपका जो मैंने, देखो बेटा अगेन बना रहा हूं मैं, ग्रीन इंक से, ये दिख रहा है आपको? ये वाला आपका है कोफर डैम के। क्लियर है? ये कोफर डैम हो गया आपका।
दो बात याद रखो, टेम्पररी स्ट्रक्चर है पहली बात, तो दूसरा क्या है, जैसे मेन डैम बनाना है तो उसके लिए ड्राई एरिया प्रोवाइड करना है या डाइवर्ट करने के लिए वहां से, क्लियर, पानी को डाइवर्ट कर देगा यहाँ से, तो ये एरिया आपका ड्राई रहेगा, क्लियर है, ताकि आप वहां से काम कर सको। तो ये पूछते हैं, और जब मैंने भी आरपीएससी एएन का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोफर डैम क्या है और इसका यूज क्या है बेटा, क्लियर है। तो इंटरव्यू में फेवरेट रहता है अगर डैम के बारे में पूछेगा तो, अगर आपसे कोफर डैम के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपने यूज किया है डैम को बनाने के लिए। सबसे पहला आता है मेसनरी डैम, क्या लग रहा है किससे बनेगा, सीमेंट मोर्टार, याद आ रहा है, मेसनरी स्ट्रक्चर स्टोन मेसनरी से बने या ब्रिक मेसनरी से बने, उनको ज्वाइन किससे करोगे, सीमेंट मोर्टार से ज्वाइन करोगे ना बेटा, दो ब्रिक को ज्वाइन करना है, स्टोन को ज्वाइन करना है, तो वो कौन सा आपका मेसनरी डैम है, दोनों आएंगे, ब्रिक वाले भी और स्टोन वाले भी। नेक्स्ट आपका स्टील डैम, क्या लग रहा है, सर जो स्टील के हेल्प से बना रहेगा ना वो। देख पा रहे हो ये चैनल जो बने हुए हैं, स्टील डैम ये आपका। स्टील डैम आर आल्सो यूज्ड फॉर टेम्पररी रिक्वायरमेंट लाइक टिम्बर डैम, steel plate and incline strut are used for the construction of steel dam। और किस हाइट के लिए चाहिए, 15 से 18 मीटर हाइट के लिए काम करता है, मतलब लो हाइट के लिए आपका ये डैम सुटेबल है, स्टील डैम, क्लियर है। सेकंड हमारा था कंक्रीट डैम, बड़ा पॉपुलर है और मोस्टली आज के टाइम में यही यूज होता है आपका कंक्रीट डैम, जो स्ट्रक्चर कंक्रीट से बनेगा आपका, क्लियर है। ग्रेविटी डैम है, आर्च डैम है, बटरेस डैम है, इसमें जिसमें यूज हो रहा है आपका मेजरली आपका यही डैम आपको देखने को मिलेगा। टिम्बर डैम देख पा रहे हो, टिम्बर लॉग्स बोलते हैं, याद है, पढ़ा हो किसी ने टिम्बर लॉग, जिनसे बना आपका ये आपका टिम्बर डैम है। वो स्टील वाली बात, 9 मीटर हाइट तक यूज कर पाएंगे इसको, क्लियर है। क्या लग रहा है अगर इसको ज्यादा हाइट डैम के लिए क्यों नहीं यूज कर पा रहे, सर क्योंकि इसमें वाटर का प्रेशर रहेगा ना सर, और ये सर ये वुड से बना हुआ है सर। बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो जो ड्रॉबैक थे इसके, उन ड्रॉबैक की वजह से हम लोग इसको ज्यादा हाइट वाले डैम के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे इसको, क्लियर है, स्ट्रेंथ लेस होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है अर्दन डैम, क्या लग रहा है कि अर्दन डैम क्या हो सकता है, किससे बनेगा, सॉइल के हेल्प से उसको, सॉइल को एक हाइट पे लेकर सकना। तो क्या सॉइल को नॉर्मली किस हाइट तक वहां पे हीप बना के छोड़ देंगे तो डैम बन जाएगा नॉर्मली, या कुछ और करना पड़ेगा, फिर उसको बाइंड करके रखने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। कैसे करोगे वही तो सर उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्शन, बिल्कुल यही वर्ड सुनना था मेरे को, कॉम्पैक्शन या कॉम्पैक्टेड जो सॉइल अर्थ हो, वो आपका होगा अर्दन डैम। बेटा देखो, जो आपके अर्दन या सॉइल है, जो आपका मटेरियल है, उसको लेयर में कॉम्पैक्ट करते रहेंगे, क्लियर है, लेयर्स में, ताकि हमें इम्परवियस, अगर मान लो कि ये आपका अपस्ट्रीम है बेटा, क्लियर है, यहां से पानी लीक होकर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मींस क्या, इम्परवियस नहीं है, तो फायदा ही क्या डैम का, डैम का तो फेलियर होगा, क्रैक आएगा, डैम फेल होगा। तो इम्परवियस बनाना है, उसके लिए हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि अर्दन डैम कब बनाएंगे, अगर मान लो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए कि अर्दन डैम बना लो या कंक्रीट डैम बनाओ, तो कौन सा प्रीफर करोगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अभी तो बोलेंगे सर कंक्रीट डैम बनाएंगे, तो क्या कंक्रीट डैम या मेसनरी डैम जो थे, क्या वो हर बार बना सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा साइट सिलेक्शन में एक टर्म आई थी, फाउंडेशन, सुटेबल फाउंडेशन। अगर मान लो जहां बेटा आप डैम बना रहे हो, आपको पता है काफी वेट होगा डैम का, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो अगर आपका जो सोइल है नीचे का, ठीक है, जहां आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे, अगर वो उस लोड को बियर ही ना कर पाए तो फायदा ही क्या। सर मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी ठीक है,
लेकिन जो एक मेजर क्राइटेरिया रहेगा बेटा इसके लिए वो रहेगा कि जो आपका फाउंडेशन का सोइल है वो ज्यादा ही वीक है। वो इतना लोड किसका, मेसनरी डैम, कंक्रीट डैम अगर बनाते हैं तो उस लोड को शायद बियर ना कर पाए। तो उस केस में क्या है, अर्दन डैम की तरफ बेटा हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है? वो आपका पॉइंट ठीक है लोकल मटेरियल, लेकिन बेटा जो मेजर पॉइंट है दोनों में कि उस केस में अर्दन डैम क्यों प्रिफर करेंगे या आपके बाकी डैम क्यों प्रिफर नहीं करेंगे। तो मेन रीजन क्या है, सबसे बड़ा एक रीजन बोले एक पॉइंट में कि जो आपकी फाउंडेशन सोइल है वो वीक है, मेसनरी या कंक्रीट डैम के लोड को बियर नहीं कर पाएगा। बाकी और रीजन होंगे, उसे सस्ता होगा, लोकल मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, वो सब ठीक है, लेकिन जो एक मेन पॉइंट है वो आपका ये रहेगा कि फाउंडेशन सोइल है वो वीक है। बाकी सबको पता है कि सस्ता रहेगा डैम ये। सर कॉपर डैम की सर आपने बताई कि सर बाउंड्री बनाएंगे, सर बाउंड्री कैसे बनाएंगे सर? अगर कंक्रीट डालेंगे तो सर फ्लो नहीं कर जाएगा वाटर के साथ सर? तो आपको क्या लगता है कि एक ही साथ फ्लो कंट्रोल, क्या लगता है कि रिवर में जो फ्लो है वो 365 डेज सेम फ्लो रहेगा? नो सर। नो सर। बस समझ गए, क्या रिवर में एनी टाइम फ्लड ही रहेगी बेटा? अब पता बात कहती है, अब आप बोलोगे सर फिर हम डैम क्यों नहीं बना लेंगे उस टाइम में जब फ्लो कम रहे, बोल सकते हो? यस सर। तो बेटा डैम, एक जो मेजर डैम इतना हाइट का क्या बन पाएगा एक दिन में, 10 दिन में, एक साल में? नो सर। बस समझ गए बात कि ये बोल रहे हैं कि सर कॉफर डैम कैसे बनेगा। तो क्या जो रिवर है जो उसका फ्लो क्या 365 डेज उसमें फ्लड रहेगा? नहीं रहेगा। कॉफर डैम कम टाइम में बन रहा है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वो बना के हमें साइट क्लियरेंस चाहिए, साइट मिल जाए, ताकि जो मेन डैम है उसमें टाइम लगेगा। क्लियर है? उसमें बनाने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग वो साइट क्लियरेंस बना रहे हैं बेटा। आई थिंक सबको क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। रॉक फिल डैम, जैसा नाम में ये कि जो बोल्डर्स है, जो रॉक के डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, जो बोल्डर है उनको यूज करेंगे बेटा, रबल मेसनरी या लूज रॉक फिल वगैरह। तो वो आपका कौन सा हो गया, वो आपका रॉक फिल डैम हो गया। इसमें क्या है, कभी कभी आपका कंक्रीट स्लैब भी देते हैं अपस्ट्रीम में ताकि उसको वाटर टाइट बना दें। क्लियर है? इट इज मोर स्टेबल देन अर्दन डैम एट इट फ्लेक्सिबल नेचर हेल्प इन बेटर अगेंस्ट अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्दन डैम से मोर स्टेबल है, यू कैन से वेट ज्यादा है। ग्रेविटी डैम अगर मान लो एग्जांपल, ग्रेविटी डैम वेट की वजह से रेस्ट कर रहा है, तो अर्दन डैम से स्टेबल है आपका ये रॉकफिल डैम। क्लियर है? अब बात आ रही है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ए डैम। पर्पज के बेसिस पे, यूज के बेसिस देख लिया हमने कौन कौन से थे। सेकंड हमने मटेरियल के बेस पे देख लिया। अब जो स्ट्रक्चर बन रही है उसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, उसके बेसिस पे सबसे पहला आएगा ग्रेविटी डैम। क्या लग रहा है कि ग्रेविटी डैम क्या होगा? ग्रेविटी मींस सेल्फ वेट। ये क्या करेगा, जो भी फोर्सेज इस पे लग रहे हैं, जो भी फोर्सेज इस पे लग रहे हैं डैम पे, उनको काउंटरएक्ट किससे करेगा? अपने सेल्फ वेट से बेटा। क्लियर है सभी को? अब बोल रहे कैसे करेगा ये, रफली बता रहा हूं, आगे डिटेल में आएगा आपके। मान लो आपका डैम है, उसका साइड व्यू है, यहाँ अप स्ट्रीम है, इस तरफ आपका डाउन स्ट्रीम है। मान लो यहाँ पानी है, इस पानी की वजह से क्या होगा, प्रेशर लगेगा। ऐसा पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स, फॉर वाटर प्रेशर टाइप डायग्राम बनाएंगे ऐसे। यस। तो वैसा ही मान लो कि वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर क्या जीरो है, हाइट ही नहीं पानी की, नीचे आएंगे हाइट बढ़ेगी। तो क्या था, रो जी एच, ये गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये था बेटा फॉर्मूला प्रेशर का। रो जी तो फिक्स है पूरे में, एच देखो नीचे आ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, तो इसीलिए ज्यादा है यहाँ पे। तो ये प्रेशर आ रहा है और भी जो फोर्सेज आ रहे हैं इस पे, उनको कौन काउंटेट करेगा बेटा? जो इसका सेल्फ वेट है, जो इसका देखो ये क्या है, टो है, इससे बोलते हैं टो। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये क्या चाह रहा है, ये फोर्स यहाँ से पास हो रहा है, ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाह रहा है, इसको गिराने की ट्राई कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये फोर्स क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगा। हो सकता ना ये
मूवमेंट जो बन रहा है ड्यू टू वाटर प्रेशर और ये मूवमेंट सेल्फ वेट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे या ये ज्यादा हो, तभी क्या होगा, ये इसी कंडीशन में स्टेबल रह पाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्सेज का ज्यादा हुआ मूवमेंट तो मेरा डैम मेरा कोलैप्स कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा वहां से, तो फेलियर हो जाएगा डैम का। समझ गए कि सेल्फ वेट से कैसे रजिस्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्सेज। और भी फोर्सेज है बेटा, पढ़ेंगे डिटेल में, लाइक अपलिफ्ट प्रेशर है, वेव प्रेशर है, आइस प्रेशर है, अर्थक्वेक प्रेशर है, इन सभी को कैसे काउंटर एक्ट करेगा सेल्फ वेट से, वो आपका है ग्रेविटी डैम। डिटेल में आएगा आगे। ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी डालते हैं उसमें इंस्पेक्शन पर्पज के लिए भी। तो रजिस्ट अपलिफ्ट प्रेशर और इंस्पेक्ट दोनों पर्पज के लिए है। आगे पढ़ेंगे कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या है। अभी समझ लो कि अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के लिए और इंस्पेक्शन के लिए आपका है इनफिल्ट्रेशन गैलरी, एक ओपनिंग है डैम में। चलो कोई नहीं, बता देते यहाँ पे। ट्रायंगुलर होगा पहली बात, तो नॉर्मली प्रेफर करेंगे ट्रायंगुलर शेप होगी। क्लियर है। अब क्या है, मैं क्या करूंगा, इसमें मान लो मैंने एक ओपनिंग दे दी। क्लियर है, इस डैम में मैंने एक ओपनिंग दे रखी है, ओपनिंग यहाँ से अंदर। यहाँ पे क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर जो नीचे पानी है ना बेटा, यहाँ पे डैम के नीचे पानी फ्लो रहा है, उससे क्या है, वो एक अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर होगा। उस प्रेशर को इसकी वजह से कम होगा, एक बात। दूसरा, इंस्पेक्शन पर्पज के लिए इसके अंदर जा सके, इंस्पेक्शन कर सके, उसके लिए भी आपको चाहिए, तो वो आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी। क्लियर है। अब बात आ रही है द फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम मेकर किस वजह से होगा, स्लाइडिंग होगा, ओवरटर्निंग क्यों होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, वो क्या चाहेगा, देखो ऐसा डैम था, अब क्या ये फोर्स क्या चाह रहा है, इसको यहां से क्या चाह रहा है, आगे मूव कराना, स्लाइड कराना चाह रहा है, या क्या करना है, इस टो के बाद क्या करेगा, देखो यहां से देखो, इसको ओवरटर्न कराना चाह रहा है, इसको कौन रोकेगा, सेल्फ वेट रोकेगा बेटा इसको। क्लियर है। तो ये बात कर रहा है कि इसके फेलियर के चांसेस क्या क्या हैं, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग और क्रशिंग एट टो। तो किसे बोलेंगे, अभी फिगर में समझाया आपको, ये आपका रहेगा टो रहेगा, ये आपका हिल रहेगा। याद कैसे रखोगे, आप स्ट्रीम से जा रहे हो डाउन इसी तरफ, जो आगे वाला है टो है, पीछे वाला हिल रहेगा आपका। क्लियर, जैसे आपका लेग में टो हिल, जैसे सेम वैसा डैम में भी आपका। आर्च डैम देख पा रहे हो, आर्च की शेप देख पा रहे हो बेटा, जहां से देखो ये वाला आर्च डैम क्यों बोला जाए, दिख रहा है ये आर्च की शेप में। कॉन्वेक्स अप स्ट्रीम की तरफ कॉन्वेक्स होगा बेटा। वेरियस फोर्सेस कमिंग ऑन टू द डैम आर रजिस्टर्ड बाय आर्च एक्शन। It is constructed using masonry or concrete, but require less compared to gravity dam। क्यों लग रहा है कि ग्रेविटी डैम से कम क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए आपको, क्या रीजन लग रहा है आपको, एनी आइडिया, कि आर्च डैम में ग्रेविटी डैम से कम क्वांटिटी में मटेरियल क्यों चाहिए? सर क्योंकि वो वेट पे काम कर रहा था और ये लोड को साइड में ट्रांसफर कर देगा, बिल्कुल सपोर्ट। सही है। देखो बेटा, जो आपका ग्रेविटी डैम क्या था, ग्रेविटी एक्शन पे काम कर रहा है, वेट जो उसका सेल्फ वेट है वो ही तो इन एक्सटर्नल फोर्स से जो मूवमेंट बन रहा है, जो स्लाइडिंग फोर्स बन रहा है, उसको रजिस्ट करता था, मींस सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा था, तो उसका वेट तो था। वेट बढ़ाना है, सेफ्टी आएगी, वेट कम करा, यहाँ पे मटेरियल कम हो गया, डायरेक्टली समझ रहे हो। इसमें क्या है, आर्च एक्शन से, आर्च क्या है, ये आर्च एक्शन, फोर्स लगाया तो आर्च में क्या है, आर्च एक्शन से फोर्स यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा आर्च एक्शन से। क्लियर है। इसीलिए बोला गया यहाँ पे कम मटेरियल लगेगा एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम। हर चीज का लॉजिक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्सेज को, वेट को आर्च एक्शन से रजिस्ट कर रहा है, ना कि ग्रेविटी एक्शन से। जो सपोर्ट है, एबेटमेंट है, वहां पे लोड को आर्च एक्शन से आपका ट्रांसफर कर देगा। जब आपकी लेंथ कम हो एज कंपेयर टू हाइट,
तो आप लोग का आर्च डैम इकोनॉमिकल रहता है, लेंथ कम उस केस में, क्लियर है, एज कंपेयर टू हाइट। नेक्स्ट आपका है एम्बैंकमेंट डैम। ये एक टाइप के आपके ग्रेविटी डैम टाइप में है बेटा। अर्थ जो इनर कोर अर्थ का बनाया है, उसके बाहर क्या है, आपके रॉक डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स लगे हैं आपके बाहर, जो आउटर कोर के बाहर जो रहेगा वहां पे आपके रॉक के मेटल लगेंगे। They rely on their heavy weight to resist the force of water, but embankment dam are also armed with a dense waterproof core that prevent water from seeping through the structure. Embankment dam are two type, कौन से हैं, rock fill और earth fill dam आपके। बट्रेस डैम, क्या समझ में आ रहा है बट्रेस डैम? जैसा बेटा फिगर देख पा रहे हो, ये बट्रेस डैम कंटेन फेस स्लैब, बट्रेस एंड बेस स्लैब। फेस स्लैब, बट्रेस एंड बेस स्लैब। बात तक की फेस स्लैब क्या है, इज प्रोवाइडेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड विद some inclination, and this slab is supported by series of buttresses which are nothing but support। देख पा रहे हो फिगर में? बताओ मेरे को, ये अपस्ट्रीम है एग्जांपल। अपस्ट्रीम साइड में क्या बोल रहा है कि जो आपके सपोर्ट है, इनकी इंक्लिनेशन में बनाया है इनको, तो जो आपके सपोर्ट है कॉलम टाइप में मान लो, वो क्या है, वो इतना बट्रेस है। बेस स्लैब एक्ट एज ए फाउंडेशन, जो आपकी बेस स्लैब होगी वो क्या करेगी, एज ए फाउंडेशन एक्ट करेगी फॉर द वॉल डैम विच रिसीव्स द लोड फ्रॉम बट्रेस एंड फेस स्लैब। जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो बेटा हम लोग बिल्डिंग बना रहे क्या करते हैं, स्लैब होगी, स्लैब का जो लोड है बीम, बीम के थ्रू कॉलम, कॉलम के थ्रू फाउंडेशन। याद आ रहा है सबको? नॉर्मली क्या होता है स्ट्रक्चर किसी में, लोड ट्रांसफर ऐसे होता है, तो सेम वही फंडा देखो, फेस स्लैब, वहां से बट्रेस, बट्रेस से बेस स्लैब में काम आपका लोड ट्रांसफर हो जाएगा। बट्रेस डैम इज इधर स्ट्रेट और कर्व्ड इन प्लान, ग्रेटर द हाइट ऑफ डैम हायर द नंबर ऑफ बट्रेसेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो उस लोड को एफिशिएंटली विदाउट फेलियर ट्रांसफर करना है, तो मुझे नंबर ऑफ बट्रेसेस, नंबर ऑफ सपोर्ट्स बेटा मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। कब यूज करेंगे, जब आपकी जो फाउंडेशन की सोइल है वो वीक है, तो उस केस में यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग कॉन्क्रीट डैम की तरफ ही बेटा प्रीफर करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ डैम। ओवरफ्लो डैम, ओवरफ्लो डैम एंड नॉन ओवरफ्लो डैम दो टाइप के हैं। हाइड्रोलिक डिजाइन पे क्या लग रहा है, ओवरफ्लो डैम क्या होगा, विच अलो द वाटर ओवर इट्स क्रेस्ट, जो इसका क्रेस्ट है वहां उसके ऊपर से पानी के फ्लो को या सरप्लस वाटर को फ्लो होने देगा, उसे क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो डैम या स्पिलवे डैम। याद है वहां मैंने टाइम बोला था स्पिलवे, सरप्लस पानी को पास करने के लिए चैनल लगाए, तो इस पानी को ओवरफ्लो करने दे रहा है, वो क्या आपका ओवरफ्लो डैम हो गया बेटा आपका। दूसरा क्या है, नॉन ओवरफ्लो, डू नॉट अलो द सरप्लस वाटर टू ओवरफ्लो द, ये जो पानी है इसको ओवरफ्लो नहीं होने दे रहा, लेकिन एक स्पिलवे प्रोवाइड किया जाएगा। स्पिलवे क्या बोला, एक चैनल है जो सरप्लस वाटर को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम लेके जाएगा, एक चैनल होगा, वो तो होगा, लेकिन ये क्या है, क्रेस्ट से ओवरफ्लो नहीं होगा यहाँ पे। याद है, ये डिफरेंस है ओवरफ्लो एंड नॉन ओवरफ्लो डैम में। नेक्स्ट आपका है स्टोरेज, जो बेटा आप स्टोरेज कर रहे हो ना अपस्ट्रीम में, उसके बेसिस पे क्या होगा, स्मॉल डैम क्या है, जिसकी कैपेसिटी क्या है 0.5 से 10 MCM, क्या होता है, मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर। और हाइड्रोलिक हेड कितना होगा, 7.5 से 12 मीटर तक का, क्लियर है। और स्टोरेज का इतना होगा, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा अगर पूछा जाए तो। स्टोरेज 0.5 से 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, एंड हेड कितना रहेगा, 7.5 से 12 मीटर का जो पानी का हाइट है। मीडियम में क्या है 10 to 60 MCM, हेड कितना है 12 से 30 मीटर आपका।
जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो, एक रफली आइडिया होना चाहिए कि उसमें 10 से कम था, इसमें अराउंड 50 के अराउंड आपका है। हाइट का भी वैल्यू अराउंड रफली याद रख लो कि किस रेंज में हाइट होती है। सिमिलरली लार्ज में क्या होगा, 60 से ऊपर होगा और हाइट 30 से ऊपर होगी। तो ऐसे याद रख सकते हो, एग्जैक्ट डेटा याद रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप डेटा कभी एग्जाम मेंशन करो तो डेटा क्या होना चाहिए, फिजिबल डेटा हो बेटा, क्लियर है, या वो डेटा उस रेंज में आए तो वो आपका आंसर सही माना जाएगा नॉर्मल एग्जाम में। अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए आपसे एमसीक्यू में तो ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद रखनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप लोग एक रफली रेंज या वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है माइक्रोडेम। एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो वाटर स्टोर करना हो बेटा, वो क्या है, माइक्रोडेम है। लोकल मटेरियल से बनेंगे, बारिश को इकट्ठा कर लो पानी को वहां पे, और जो के यूज क्या क्या है, ड्रिंकिंग वाटर किसके लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। बहुत कम कैपेसिटी देख पा रहे हो, 1.5 से 2 मिलियन क्यूबिक मीटर ओनली एमसीएम कैपेसिटी है इसकी, देख पा रहे हो। ये वो क्या हो गया, माइक्रोडेम हो गया टाइप के। ये तो आपने देखे होंगे इजीली छोटे साइट पे। जो हमारे छोटे पर्पज है बेटा, कम यू कैन से स्मॉल स्केल पे, उनको फुलफिल करना होगा तो उसके लिए बना सकते हो आप। सर ओवरफ्लो और नॉन फ्लो सर डैम में सर वो क्या है सर, डिफरेंस क्या है, हाँ बेटा, जैसे जो आपका क्रेस्ट है, मीन्स क्या, जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है डैम का ना, ऊपर का क्रेस्ट, अगर उसके ऊपर से पानी का ओवरफ्लो अलाउड करो, क्लियर है, तो उससे क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो डैम बोलेंगे। एक में क्या होगा कि क्रेस्ट के ऊपर से पानी का ओवरफ्लो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम अलाउड नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, नॉन ओवरफ्लो डैम होगा बेटा। सर उसको बनाने से फायदा क्या सर, कौन से वाले में पूछ रहे हो फायदा, नॉन ओवरफ्लो में? नहीं सर ओवरफ्लो डैम बनाने से सर। देखो बेटा क्या है कि अगर मान लो कि आपका जो, देखो जब आप डैम बनाओगे तो डैम का हाइट कैसे डिसाइड करोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना डिस्चार्ज पॉसिबल है या कितना वाटर आ सकता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, या कितना रिजर्व में आप कैपेसिटी चाहिए आपको। अगर मान लो आपका लो कैपेसिटी का है, कम हाइट का है, उसमें क्या होगा कि आपको गेटेड कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो, गेट कंट्रोल नहीं कर रहे तो सस्ता रहेगा, और लो कंट्रोल चाहिए आपको तो उसके लिए आप ओवरफ्लो डैम बना सकते हो, क्लियर है, ये मेन डिफरेंस आपका। लेकिन क्या है, देखो अगर बड़ा साइट है, ज्यादा कैपेसिटी के लिए बनाना है, ज्यादा फ्लड वाटर कंट्रोल करना है, तो आपको नॉन ओवरफ्लो डैम पे ही जाना पड़ेगा बेटा। ये डिफरेंस रहेगा कब कौन सा प्रीफर करना है। ओवरफ्लो में क्या है, पानी तो ऊपर से आ रहा है बेटा, उतना बेटर कंट्रोल कहाँ है उसमें। जो आपको बोला गया कि सिलेक्शन करना है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डैम, कैसे डिसाइड करेंगे, पहला एग्जांपल देखो, टोपोग्राफी पे कौन सा करेंगे प्रीफर, नैरो, वी शेप, यू शेप। अब यू शेप में क्या बोला गया है, दैट इज नैरो स्ट्रीम फ्लोइंग बिटवीन हाई रॉकी वेल्स would suggest a concrete overflow dam. प्लेन कंट्री में अर्थ फिल डैम, और वी शेप में कौन सा प्रेफर करेंगे, आर्च डैम। कोई बताएगा मुझे, यू शेप में तो हमने कंक्रीट डैम प्रेफर किया, प्लेन में चलो ठीक है कि अर्दन डैम क्या लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो सस्ता भी करना है, इकोनॉमिकल भी करना है, कम हाइट में चाहिए, दिक्कत नहीं है, और अगर वहां की अर्दन कंडीशन क्या है उस पर भी हम लोग अर्थ फिल डैम को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि यू शेप में आप कंक्रीट ओवरफ्लो डैम प्रीफर कर रहे हो, जबकि वी शेप में आप लोग आर्च डैम प्रीफर कर, रीजन क्या है इसका? ये तो सबको क्लियर है ना बेटा, ये तो मुझे बताओ बस, यू में आप लोग कंक्रीट ओवरफ्लो डैम यूज कर रहे हो जबकि वी शेप में आर्च डैम, ऐसा क्यों? सर यू से में सर अप स्ट्रीम का सर एरिया ज्यादा होगा ना, आप स्ट्रीम का एरिया या लेंथ बोल सकना चाहते हो, डैम की लेंथ, ठीक है, और बताओ। देखो बेटा, जैसे इन्होंने बोला कि ये ठीक है कि लेंथ एज कंपेयर टू वी ज्यादा होगी, या यू कैन से कि जो डैम का एरिया रहेगा ना, जो मेरा डैम का मान लो
ये मान लो यू शेप था, ऐसा रहेगा, और ये वी शेप रहेगा। क्लियर है? मान लो कि जिस रीजन में ऑब्स्ट्रक्शन बनाना है, ये मान लो ऐसा कर रहे हैं, ये डैम है, एक ये वाला हो गया। आप समझ पा रहे हो? देखो बेटा, सेकंड वाले में क्या है, आपको कम मटेरियल में ज्यादा हाइट मिल जाएगा, समझ रहे हो? सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं है, ज्यादा हाइट चाहिए। तो क्या है, फर्स्ट वाले में ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, तो कंक्रीट डैम है, ग्रेविटी डैम यूज कर रहे हो तो फर्स्ट यू शेप में कर सकते हो। हमने पढ़ा था आर्च डैम में लेंथ कम हो हाइट के कंपैरिजन में, यही पढ़ा बेटा हमने। तो हमें वी शेप में आर्च डैम, रीजन भी लॉजिक याद रखो साथ में, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में कि यू शेप में कंक्रीट क्यों प्रीफर कर रहे हैं डैम, और वी में आर्च डैम ही क्यों प्रीफर करेगा। अभी पूछ भी सकते हैं कि यू शेप वैली होगी या वी शेप वैली होगी, तो वहां कौन सा प्रीफर करोगे? प्लेन में सबको पता है, आसान है आंसर देना। और मटेरियल अवेलेबल, ये तो पहले बोला गया था कि मटेरियल अवेलेबल नहीं रहेगा, दूर से आओगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो कई बार बेटा क्या होता है कि मान लो कि जो आपका मटेरियल है, मान लो कि जितना उसका प्राइस है मटेरियल का, उससे ज्यादा प्राइस आपका ट्रांसपोर्टेशन का लग जाएगा, तो क्या फायदा वो काम करने में। तो जो इजीली आसपास अवेलेबल हो उसको यूज करने की ट्राई करेंगे। अगली बात, सबको पता है कि फाउंडेशन की कंडीशन कैसी है। अगर रॉक फाउंडेशन है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्रेवल फाउंडेशन है तो रॉकफिल डैम बनाओ। सिल्ट एंड फाइन सैंड फाउंडेशन है, अर्दन डैम या लो ग्रेविटी डैम, वेरी लो ग्रेविटी डैम। अगर ग्रेविटी डैम बनाना पड़ रहा तो कौन सा? वेरी लो ग्रेविटी डैम, जिसकी हाइट बहुत कम है, जिसका वेट बहुत कम है, मींस क्या है, लो कैपेसिटी का डैम है, ग्रेविटी बना सकते हो, और अर्दन डैम प्रीफर करेंगे। clay foundation are likely to cause erroneous settlement of the dam. Construction of gravity dam or rockfill dam are not suitable on such foundation. Earthen dam after special treatment can be built. clay में क्या होगा? सेटलमेंट। clay में सेटलमेंट, क्या सैंड में होगा सेटलमेंट? नो सर। यस सर, सैंड में होगा पर तुरंत हो जाएगा जो होना होगा, क्ले में बाद में भी हो मैं सकता वही है। पूछ रहा था कि सॉइल में सबने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेटलमेंट, सेकेंडरी सेटलमेंट, याद आ रहा है कुछ टर्म्स? यस सर। तो बेटा देखो, प्राइमरी क्या था? कॉम्पैक्शन वजह से होगा, मींस क्या है, जो आपके वॉइड है उसमें क्या होगा, एक तो एयर और एक वाटर होगा सॉइल के अंदर। जब एक्सपल्शन ऑफ एयर और वॉइड से एयर बाहर निकले उसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। प्राइमरी सेटलमेंट हाथों हाथ होगा, जो बोल रही है कि सैंड में। सेकेंडरी सेटलमेंट में क्या होगा? जो पोर वाटर प्रेशर रिलीज होगा, जो उन वॉइड से पानी बाहर निकलेगा। क्लियर है? एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। वो किस में होगा? वो क्ले में होगा बेटा आपका। क्लियर है? इसीलिए बोला गया कि उस केस में क्ले में सेटलमेंट, जो सेकेंडरी सेटलमेंट की बात कर रहा है बेटा आपका ये। क्लियर है? प्राइमरी सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा, सेकेंडरी सेटलमेंट की बात कर रहा है। अगला है स्पिलवे की साइज और लोकेशन। पहले बोल दिया गया था कि जो सरप्लस एक्स्ट्रा पानी है उसको वहां से डिस्पोज करना है, तो जो स्ट्रक्चर, जो चैनल उसे बोलते हैं स्पिलवे, उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो भी डिपेंड करेगा। क्यों? जब फ्लड पोटेंशियल रिवर है तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वहां पे जो एक्स्ट्रा पानी सरप्लस वाटर है उसको वहां से पास करना है। अगला क्या है? अर्थक्वेक जोन कौन सा है? मुझे कोई बताएगा दिल्ली कौन से जोन में आता है? और जोन 4। टोटल कितने जोन है बेटा? ठीक है, दिल्ली जोन 4 में सही है, डरो मत। टोटल सर कितने 3 जोन है। है? 3 है, तो जोन 4 में कैसे आ रहा? फिर 3 है तो सर 2 जोन्स को कंबाइन कर दिया गया था। 5 नहीं है जोन पूरे? 5 थे, 5 में 2 कंबाइन किए, फिर 4 बचे ना। 1 2 ओके इनिशियली क्या, देखो इनिशियली 5 जोन थे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो दिल्ली कौन से में आता है? जोन 4 में आता है दिल्ली आपका। और अगला क्या क्राइटेरिया रहेगा कि हाइट क्या है उस डैम की, ये तो सबको पता है। हाइट क्या है? शायद यू आर राइट, जोन 4 में आता है दिल्ली। हाइट ऑफ डैम, उस पर भी तो डिपेंड करेगा बेटा कि कौन सा डैम बनाना है। आपको पता है कि अर्दन डैम तो ज्यादा हाइट के होते नहीं है, ज्यादा हाइट चाहिए तो ग्रेविटी डैम बनाओ फिर।
कम हाइट में चाहिए तो अर्दन डैम प्रीफर कर सकते हो। तो ये फैक्टर है कि जिन पे कि हम लोग कौन सा डैम बनाएंगे, इन पे डिपेंड करेगा। कुछ टर्म्स है सिंपल सी। पहला आपका है FRL, फुल रिजर्वोयर लेवल, द लेवल अप टू द वाटर इज इंटेंडेड टू बी स्टोर्ड इन रिजर्वोयर। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला गया फुल रिजर्वोयर लेवल, जिस लेवल तक हम लोग स्टोर करना हम चाह रहे हैं। अगला आपका HFL, the maximum level up to which water rises during monsoon season is called high flood level or maximum level. If the level of water rises above this level, then it endanger the stability of the dam. Clear है? स्टेबिलिटी को एंडेंजर कर देगा। कैसे करेगा? ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, ज्यादा वाटर का प्रेशर बनेगा, तो यू कैन से स्लाइडिंग फोर्स और टर्निंग फोर्स या उनके मूवमेंट बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग मूवमेंट आपके। अगला आपका है डेड स्टोरेज, द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो द क्रेस्ट लेवल ऑफ द लोवेस्ट सप्लाई स्लूइस इज कॉल्ड डेड स्टोरेज। द स्टोरेज इज ऑफ नो यूज, जिस स्टोरेज का हम और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते उसे बोलते हैं डेड स्टोरेज। कहां तक होगा? लोवेस्ट सप्लाई स्लूइस है उससे क्रेस्ट लेवल तक। क्लियर है? अगला आपका लाइव स्टोरेज, ये क्या है? The volume of water stored between the crest of the lowest supply sluice and full reservoir level. याद आ रहा है? FRL पहला वाला टर्म। FRL और जो बेटा आपका सप्लाई स्लूइस बना हुआ है लोवेस्ट वाला, उसके क्रेस्ट, उन दोनों के बीच का। देखो मान लो कि ये आपका क्रेस्ट लेवल कौन सा है? सप्लाई स्लूइस का। ये आपका कौन सा FRL है? इसे बोला गया FRL, फुल रिजर्वायर लेवल। ये आपका हो गया क्रेस्ट ऑफ लोवेस्ट सप्लाई स्लूइस। अब क्या है? ये कौन सा? इसे बोलते हैं डेड स्टोरेज। इसे कौन सा बोला गया? ये आपका हो गया लाइव स्टोरेज बेटा। क्लियर है सबको? ये तीन टर्म याद रखो। जो क्रेस्ट ऑफ लोवेस्ट सप्लाई स्लूइस से नीचे वाला है उसे बोला गया डेड स्टोरेज, और इससे लेके FRL के बीच का जो उसे बोला गया लाइव स्टोरेज आपका। ग्रॉस स्टोरेज क्या है? जो बेड से लेके फुल रिजर्वोयर तक, जो आपका क्या होगा FRL तक। मैं उल्टा बोल सकता हूँ, डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज क्या होगा? मिला के ग्रॉस स्टोरेज होगा आपका। रिजर्वोयर यील्ड क्या है? The amount of water that can be drawn from reservoir in a certain interval of time is called reservoir yield. Depend किस पे करेगा? इनफ्लो, और टाइम के साथ वेरी करेगा फ्लो भी। रिजर्वोयर यील्ड, the maximum quantity of water which can be supplied from the reservoir during worst dry period is called safe yield. सेकेंड टर्म क्या बेटा आपका? ये safe yield है। क्लियर है? ड्राई पीरियड में भी कर सको सप्लाई, वो आपका हो गया सेफ यील्ड। स्लूइस क्या है बताया था? द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द डैम फ्रॉम द अपस्ट्रीम फेस टू द डाउनस्ट्रीम। एक ओपनिंग है, समान एक चैनल बना हुआ है। क्लियर है? अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक। कहां पे? डैम के अंदर। ये आपका बेटा कुछ डैम है, टेरी डैम, इनके बारे में थोड़ा एक आइडिया ले लेना। टेरी डैम हाइट क्या है इनके, यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन कुछ कुछ है। बागड़ा नागल डैम है, हीराकुंड डैम है, नागार्जुना डैम, सरदार